नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में फिलहाल शांति है, मगर हिंसा के निशान आप आसानी से चौक चौराहों में देख सकते हैं। जगह जगह पुलिस तैनात है, लोग बाहर निकलने में डर रहे हैं। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बड़े पैमाने में हिंसा हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की जान भी चली गई। पुलिस ने इस मामले में 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। इन एफआईआर में 20 से ज्यादा लोग नामजद हैं और करीब 2750 लोग अज्ञात हैं। संभल से मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेब इकबाल और मस्जिद के सदर जफर अली तक की भूमिका का विवरण इन एफआईआर में किया गया है। ये विवाद शुरू कैसे हुआ? दरअसल इसके पीछे एक कहानी या यूं कहें कि एक कानूनी पहल के साथ ही ये पूरा विवाद की शुरुआत होती है। 19 नवंबर को वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक वाद दायर किया और शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर की जगह होने का दावा किया था। कोर्ट ने उसी दिन एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव को नियुक्त किया और हफ्ते भर में सर्वे पूरा करने का आदेश दिया। सर्वे टीम उसी रोज शाम को मस्जिद पहुंची और पहले चरण में वीडियोग्राफी की, उसके बाद लौट गई। दूसरे चरण में यह टीम रविवार की सुबह 7 बजे फिर जामा मस्जिद पहुंची। मौके पर वादी और प्रतिवादी पक्ष भी था। इस बीच वहां पर भीड़ जुटने लगी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में एसडीएम, सीओ, एसपी के पीआरओ, पुलिसकर्मी समेत 24 लोग घायल हुए। संभल आने के लिए राजनीतिक जगत के लोग बेताब दिख रहे हैं, मगर पुलिस ने हिंसा भड़कने के डर से 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। पुलिस की पहली एफआईआर में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क है। इनका परिचय एक सांसद से पहले इलाके के रसूखदार नेता शफीकुर रहमान बर्क के पोते से है। इस समय वो संभल के सांसद हैं। आरोपी नंबर 2 हैं सोहेल इकबाल, जो मौजूदा विधायक इकबाल महमूद के बेटे हैं। आरोपी नंबर 3 यानी कि 700 से 800 अज्ञात लोग हैं जो हिंसा के वक्त वहां पर मौजूद थे। एफआईआर के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। तभी सुबह करीब 9 बजे 700 से 800 अज्ञात लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। भीड़ के हाथों में घातक हथियार थे। ये लोग सर्वे की कार्रवाई बाधित करना चाहते थे। 2 दिन पहले 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क जामा मस्जिद पहुंचे। वहां बिना प्रशासन की अनुमति की भीड़ को जुटाया। ये भीड़ नमाज अदा करने पहुंची थी। सपा सांसद ने भड़काऊ बयानबाजी की और राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया। पुलिस का कहना है कि दंगे की पूरी तैयारी सुनियोजित ढंग तरीके से की गई थी। भीड़ के पास हथियार थे। सरकार ने भी यही कहा कि कोई है जो कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकना चाहता है। आरोपों की बात करें तो 3 बड़े किरदार निकलकर सामने आए हैं। 24 नवंबर को जब सर्वे की कार्रवाई की जा रही थी तब भीड़ के बीच सोहेल इकबाल भी खड़ा था और ये लोग सर्वे की कार्रवाई में बाधा डालने के उद्देश्य से पहुंचे थे। सोहेल ने भीड़ को ये कहकर उकसाया कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। इतना सुनकर भीड़ और उग्र हो गई। जबकि एक दिन पहले इकबाल सोहेब ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वो तो हाउस अरेस्ट थे। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो वालिद साहब का एक पैगाम लेकर मस्जिद गए थे। वहां पर उन्होंने नमाज अदा की। उनका दावा है कि हमको रात में पता चला था कि सर्वे वाली टीम आने वाली, इसलिए मैं लोगों से कहने गया था कि किसी को कुछ नहीं कहना, टीम अपना काम करेगी और चली जाएगी। हमें कोई प्रतिक्रिया वहां पर नहीं देनी है, हमें टीम का साथ देना है ताकि सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। जबकि एफआईआर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक दूसरी एफआईआर में पुलिस ने बताया कि संभल के नखासा चौक पर करीब 200 लोग इकट्ठा हो गए। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया ताकि किसी की तस्वीर ना आए, कोई सबूत ना मिले। इसके बाद भीड़ ने हॉकी, डंडे, रॉड से, पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया। पुलिस वाहन को आग लगा दी गई। पुलिस की पिस्टल तक छीन ली गई 9 mm की। भीड़ में से किसी ने संभल सीओ अनिश चौधरी पर फायरिंग कर दी। गोली उनके पैरों पर लगी और वो घायल हो गए। कई पुलिस वाले भी घायल हुए। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी
जितने भी सुपरमार्केट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज़ में विश्वास ना करें। और जनपद संभल पुलिस है ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। करीब 8:45 में जामा मस्जिद की ढलान पर 800 से 900 लोगों की भीड़ ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, साथ में पत्थर भी बरसाने लगे। पुलिस ने बार बार अलर्ट किया, समझाया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक राय होकर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की गई। करीब 40 से 45 व्यक्ति नजदीक आकर चिल्लाकर बोले कि हसन, अजीम, सलीम, रेहान, हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार और कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर न जाने पाए। हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। भीड़ ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। भीड़ लगातार पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करती रही। सर्वे टीम मस्जिद में फंसी हुई थी, जिसके साथ भीड़ कुछ भी कर सकती थी, इसलिए अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी और भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी वहां पर पुलिस वालों से लूट लिए। एफआईआर में आगे बताया गया है कि जनपद संभल में धारा 163 बीएनएस लागू है। 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर बिना अनुमति के एकत्र नहीं हो सकते। आप सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। जामा मस्जिद का सर्वे न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है, लेकिन आक्रोशित भीड़ नहीं मानी और अधिक उग्र होकर जान से मारने के लिए सुनियोजित तरीके से एक राय होकर और पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। इसी में आगे लिखा है एफआईआर में, करीब 40 से 50 व्यक्ति नजदीक आकर चिल्ला के हसन, नजीम, सलीह, रेहान, अली, मोहम्मद, हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों सारे हथियार छीन लो, कारतूस छीन लो, इनको आग लगा दो, कोई बच कर न जाने पाए, जिंदा मत छोड़ो। इस तरह हम अपनी मस्जिद पर सर्वे नहीं होने देंगे, मस्जिद हमारी है, इसमें कोई सर्वे नहीं हो सकता। तभी उपरोक्त नामों के साथ अनगिनत लोग उप निरीक्षक की सरकारी पिस्टल को छीनने लगे। इस पर मैंने पिस्टल को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन पिस्टल की मैगजीन को इन लोगों ने निकालकर छीनकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए। हथियार लूट गए भागे आरोपी के बारे में लिखा है कि मैगजीन में 10 राउंड 9 mm के कारतूस थे और प्रभारी निरीक्षक के ड्राइवर आरक्षी कपिल कुमार की ओर से भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गन यानी आंसू गैस का फायर किया गया। तभी कुछ उपद्रवी आरक्षी के कंधे पर रखा हुआ स्मोक बैग, टीयर स्मोक के 2 बैग जिसमें गोले थे, उसमें से 29 टीयर स्मोक सेल थे, लूट कर ले गए। आरक्षी पंकज कुमार के कंधे पर टंगा बैग जिसमें करीब 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर की बुलेट थी, उसको भी जो है आरोपी वहां पर लूट ले गए। आरक्षी राजपाल सिंह के कंधे पर टंगा कारतूस का एक छोटा बैग जिसमें 15 राउंड 12 बोर कारतूस को भी उपद्रवी वहां से जबरदस्ती मारपीट कर लूट कर ले गए। भीड़ लगातार ऐसे हमलावर थी जैसे पुलिस वालों की जान लेकर ही मानेगी। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बॉडी में से देसी तमंचे के कारतूस मिलने के साथ ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारे जाने का दावा किया है। उन्होंने अफवाह फैलाने की बात के साथ यह भी सवाल किया कि सर्वे के दौरान आखिर नए उम्र के लड़कों को आगे क्यों किया गया। संभल के ताजा हालत बताते हुए मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि संभल के हालात कंट्रोल में है, उस इलाकों को छोड़कर सारी दुकानें खुली हैं, स्थिति सामान्य है। जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभल के सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे को उकसाने में आरोपित किया गया है। ये वहां पर घटना स्थल पर मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देसी बंदूक के इस्तेमाल होने की और कारतूस और छर्रों का होना भी पाया गया है। एक लड़के को पॉइंट ब्लैंक यानी कि बेहद सटाकर नजदीकी से गोली मारी गई है। अब पुलिस वहां नजदीक में थी या नहीं, पुलिस वहां से दूर थी, तो फिर यह तहकीकात का विषय है कि पुलिस इस मामले की पड़ताल करेगी। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच भी होगी। नए लड़कों को
उकसाकर ये काम कराया गया। जिनकी उम्र पढ़ने की है, कई काम धंधे वाले हैं, अगर किसी को आना भी था तो नए लड़के क्यों आए? आखिर क्यों कोई बुजुर्ग बातचीत के लिए आगे नहीं आया? इस उकसावे में 4 लोगों की डेथ हुई है। मुंह बांधकर लोग आए थे, लेकिन सीसीटीवी में कई चेहरे नजर आए हैं जिन पर काम किया जा रहा है। मस्जिद पर पत्थर मारकर क्षति पहुंचाने वालों की भी वहां पर पहचान की जा रही है।